अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम फैजान तनवीर है। आज की इस क्लास के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 1 फाइनली स्टार्ट करने वाले हैं, फिजिक्स का 10th क्लास की। इससे पहले जब मैंने आपके लिए 10th क्लास के जब मैंने आप लोगों के लिए केमिस्ट्री के वन शॉट बनाए, उसके बाद आपकी बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आई कि भैया 10th क्लास की फिजिक्स पढ़ा दो, फिजिक्स बहुत ज्यादा मुश्किल लगती है, टफ है, समझ नहीं आता, इस तरह पढ़ाओ जैसे एक बच्चे को पढ़ा रहे होते हैं, बिकॉज हमें कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा। तो लेकर आ गया हूं आप लोगों के लिए 10th क्लास के फिजिक्स के वन शॉट का चैप्टर नंबर 1। अब हमारी वन शॉट की जो सफर है वो स्टार्ट हो चुका है। तो अब जो है हम पूरे के पूरे 9 चैप्टर्स जो हैं इसके अंदर पढ़ रहे होंगे। और इसको पढ़ाते हुए आप लोगों के लिए एक नई एडिशन ये किया है। इससे पहले जो केमिस्ट्री के वन शॉट थे मैं व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाता था, जिससे आप लोगों की ये प्रॉब्लम थी कि भैया हमें नोट्स बनाने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, हमारा टाइम बहुत ज्यादा जो है इसके अंदर इस्तेमाल हो जाता है। तो इसका मैंने हल ये निकाला है कि अब से जो मैं पढ़ाऊंगा वो स्लाइड्स के जरिए होगा। और स्लाइड्स मैंने वो खुद बनाई हैं और इस तरीके से बनाई हैं कि उसके अंदर आप लोगों को जितना कंटेंट आपने पेपर में लिखकर आना है, जिस तरीके से लिखकर आना है, वो मैंने उन स्लाइड्स के अंदर जो है आपके लिए रख दिया है। अब आपने क्या करना है, जब ये वीडियो कंप्लीट वॉच कर लोगे, ठीक है, शर्त ये पूरी वॉच करनी है ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस साल के जो पेपर्स होंगे उसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा हैं, तो आपको पहले कॉन्सेप्ट पता होगा टॉपिक का, देन आप उसको जो है वो याद कर सकते हो। तो पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। जब वीडियो कंप्लीट हो जाएगी फिर आपने इस वीडियो के जाना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, वहां पे आपको जो है इन स्लाइड्स का जो लिंक है वो भी मिल जाएगा। आप वहां से स्लाइड्स को डाउनलोड करके अपने पास सेव कर लो और रिवीजन करते हुए उन स्लाइड से पढ़ना। इन स्लाइड्स का मेजर बेनिफिट ये होगा कि इसके अंदर एग्जैक्टली वही चीज लिखी हुई है जो कि आपने पेपर के अंदर लिखकर आनी है, और कॉन्सेप्ट भी इस तरह बताया है। इसके अलावा कुछ एडिशनल क्वेश्चंस हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि थोड़े कॉन्सेप्चुअल भी होते हैं, वो भी मैंने इन स्लाइड्स के अंदर ही रखे हैं, और उनके आंसर्स भी जो है आपको मिल जाएंगे इन स्लाइड्स के अंदर से। तो बहुत ही ज्यादा एफर्ट लगी है इन स्लाइड्स को बनाने के लिए आप लोगों के लिए, लेकिन आप लोग तो मेरा प्यार हो, ठीक है, आप लोगों के लिए तो इतनी एफर्ट बनती है। स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स का, जिसका नाम है हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन के ऊपर अब हम स्टार्ट करने लगे हैं। सो ये हमारे पास है सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है, और ये आपके भैया ने स्लाइड्स खुद बनाई है, ठीक है। तो इसके लिए, इस वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है। अगर हर बच्चा ये वीडियो देख रहा है तो वो एक लाइक लाजमी से करे। स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो टॉपिक्स हम इस पूरे कवर कर रहे होंगे इस टाइम के अंदर, वो है हमारे पास सबसे पहले सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसके बाद है इसकी हमारे पास 3 आगे टाइप्स आती हैं। देन हमारे पास अगला टॉपिक है डैम्प ऑसिलेशन का, देन वेव मोशन, इसके बाद रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, और इसी तरह मैकेनिकल वेव्स, उसके आगे टाइप्स हैं। देन हमारे पास रिपल टैंक का टॉपिक, और उसके आगे हमारे पास 3 मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर हम इसको बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इसके अंदर से हमारे पास जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो इस चैप्टर के अंदर से आपसे पूछा जा सकता है, तो दैट्स व्हाई। और शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए भी जो है ये चैप्टर काफी ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब सबसे पहले हमारे पास टॉपिक के अंदर है वाइब्रेशन, या जिसका नाम है ओसिलेशन। अब वाइब्रेशन होती क्या है, ठीक है, किसी भी बॉडी का, हमने 9 क्लास के अंदर ये डेफिनेशन पढ़ी हुई है कि टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम इट मीन पोजीशन, यानी कि एक बॉडी जब वाइब्रेट कर रही है आगे पीछे या ऊपर नीचे, ठीक है, इस मूवमेंट को, इस मोशन को बोलते हैं वाइब्रेशन, ठीक है। जब बॉडी, ये अगर मेरे पास ये बॉडी है और इसको मैं ऊपर नीचे एक खास पॉइंट पे मूव करता जाऊं या आगे पीछे, ऊपर नीचे को हम बोलते हैं अप एंड डाउन, और आगे पीछे को बोलते हैं टू एंड फ्रो, ठीक है। जब बॉडी मूव करती है इसको क्या बोलते हैं, वाइब्रेशन बोलते हैं। और वाइब्रेशन का जो दूसरा नेम है उसका नाम है ओसिलेशन, ठीक है। वाइब्रेशन का दूसरा नेम क्या है हमारे पास, ओसिलेशन। अब इसके अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो हमारे पास क्या डेफिनेशन बनती है इसकी, अ बॉडी इज सेड टू बी वाइब्रेटिंग, एक बॉडी तब वाइब्रेट करती है इफ इट मूव्स बैक एंड फोर्थ, ठीक है, या तो वो आगे पीछे मूव करे, और टू एंड फ्रो, या तो ऊपर नीचे मूव करे, ठीक है, अबाउट अ पॉइंट, ठीक है, एक खास पॉइंट की जगह वो बॉडी आगे की तरफ या वो बॉडी बैक साइड पे मूव करे, वो क्या कहलाती है हमारे पास, उस टर्म को क्या बोलते हैं हम, ओसिलेशन। एग्जांपल की बात करते हैं तो आप ये देख रहे हो, ठीक है, ये आप हो, ठीक है, आप क्या कर रहे हो, आप छोटे होते थे तो आप जो था वो स्विंग पे बैठते थे, और जो स्विंग है वो आगे और पीछे की तरफ मूव करती है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड ओसिलेशन या वाइब्रेशन। इसके अलावा अगर हम इस घंटे की बात करते हैं, इस घड़ी की बात करते हैं, तो जैसे ही 12 बजते हैं, ठीक है, तो ये घड़ी जो है वो इधर उधर मूव करना स्टार्ट कर देती है, तो दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ ओसिलेशन या वाइब्रेशन। फिर ये हमारे पास कुछ डिवाइसेज होती हैं जो कि इसी तरह वाइब्रेशन को पैदा कर रही होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है दैट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं SHM, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में हम इसको बोलते हैं SHM, ठीक है। पेन जो है इतना मजा नहीं करवा रहा, तो हम पेन को जरा चेंज करके देखते हैं।
ठीक है जी। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है? अब सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो एक टाइप है किसकी? वाइब्रेशन की या ओसिलेशन की। इसके अंदर क्या होता है हमारे पास? सिंपल हार्मोनिक मोशन अकर्स, ठीक है, अकर्स व्हेन द नेट फोर्स, ठीक है, नेट फोर्स का मतलब क्या होता है? टोटल फोर्स किसके होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है? डिस्प्लेसमेंट के फ्रॉम द मीन पोजीशन, ठीक है। सबसे पहले हमें ना ये समझना पड़ेगा मीन पोजीशन क्या होती है। मीन पोजीशन होती है हमारे पास ये, ठीक है, जिसको हम ये हमारे पास जिसको मैं सर्कल कर रहा हूं, दैट इज ओवर मीन पोजीशन। मीन का मतलब होता है, मीन पोजीशन को बोलते हैं, आप ये समझ लो, ओरिजिनल पोजीशन पर, ठीक है, जब वो बॉडी मूव नहीं कर रही है उस पोजीशन को बोलेंगे मीन पोजीशन। सो एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मेरे पास ये बॉल है, इस बॉल को जितना जोर की मैं हिट करूंगा, जितनी ज्यादा इस पे फोर्स लगाऊंगा, ये बॉडी उतना दूर जाएगी, ठीक है, ये सब मानते हैं। तो मैं बोल रहा हूं कि जितनी फोर्स लगाएंगे और जितनी बॉडी आगे जाएगी, इसके दरमियान कौन सा रिलेशन है? डायरेक्ट। ज्यादा फोर्स तो बॉडी ज्यादा दूर जाएगी, ठीक है। आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि बॉडी जितना मैं बॉडी पे फोर्स लगाऊंगा, वो बॉडी उतना ज्यादा क्या होगी? दूर जाएगी। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन एंड इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। जितनी बॉडी मर्जी दूर की तरफ चली जाए, वो आती वापस किसकी तरफ है? बॉडी जब ये ए की तरफ जा रही है तो वापस किधर की तरफ आएगी? वापस मीन पोजीशन। ये बॉल को अगर मैं यहां से इधर को चलाऊंगा, ठीक है, इधर को जाएगा तो जरूर, बट वापस किधर को आएगा? मीन पोजीशन की तरफ आएगा। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है मेरे पास? हम कहेंगे कि जब नेट फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके? डिस्प्लेसमेंट के। जितनी ज्यादा फोर्स लगाएंगे, बॉडी उतना डिस्प्लेसमेंट, उतना दूर जाएगी और वापस किसकी तरफ आएगी? एंड ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। ये हमारे पास कहलाता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब इसके हमारे पास कुछ फीचर्स होते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन के, ठीक है। अब उन फीचर्स के बारे में हम बात करते हैं। पहला फीचर क्या है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन प्लस एमसीक्यूज जो है, ये वाला टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग एसएचएम, एक बॉडी जो कि एसएचएम को परफॉर्म कर रही होती है, ऑलवेज वाइब्रेट। किसके वाइब्रेट करती है? अबाउट अ फिक्स पोजीशन। अगर हम वही बात करते हैं कि अगर मेरे पास एक बॉल है, ये उसकी है हमारे पास मीन पोजीशन, तो इस बॉडी यहाँ पर फिक्स है, यहाँ पर हमारी बॉडी जो है वो फिक्स है और ये हमारा मीन पोजीशन है, तो बॉडी इसके गिर्द ही क्या करती रहेगी? वाइब्रेट करती रहेगी। अब सेकंड पॉइंट क्या है? इट्स एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। अब बॉडी बेशक इधर की तरफ जा रही है, बट वो वापस किधर को आएगी? मीन पोजीशन की तरफ। देन बॉडी इधर को जा रही है, वापस किसकी तरफ आएगी? मीन पोजीशन की तरफ आएगी। थर्ड पॉइंट क्या है? ये तो पहला हो गया, दूसरा हो गया। थर्ड पॉइंट क्या है? द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। यानी कि वही बात बोल रहे हैं कि जो एक्सेलरेशन है वो किसकी तरफ होगी? वो मीन पोजीशन की तरफ होगी, क्योंकि बॉडी ने वापस किसकी तरफ आना है? मीन पोजीशन की तरफ ही आना है। दैट इज एक्सेलरेशन विल बी जीरो एट मीन पोजीशन। इसका मतलब है एक्सेलरेशन मीन पोजीशन पे क्या होगी? जीरो। और इसका मतलब है एक्सेलरेशन एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या होगी? इस पे होगी वो मैक्सिमम। अब क्यों होगी मैक्सिमम? इसको जब मैं आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा, अभी अभी इसके लिए सिर्फ इसको माइंड में रखो। एंड विल बी मैक्सिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन, और एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या होगी? मैक्सिमम। फोर्थ पॉइंट क्या है? इट्स वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट मीन पोजीशन एंड जीरो एट द एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। अगर हम वेलोसिटी की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि बॉडी जब इस पोजीशन पर आती है तो यहाँ पे आके रुक जाती है, तो रुकेगी तो एक्सेलरेशन क्या, वेलोसिटी क्या हो जाएगी? उसकी स्पीड जीरो हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। और जब वो नीचे की तरफ आ रही है तो इस पॉइंट पर वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी? मैक्सिमम हो जाएगी। अब ये क्यों होगा, कैसे होगा, इन सब चीजों पर हम बात करेंगे। अब हमारे पास कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब उन टर्मिनोलॉजीज को जो है हम लोग देखते हैं। सबसे पहली टर्मिनोलॉजी है वाइब्रेशन। अब वाइब्रेशन क्या होती है? वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन। जैसे हम दोबारा से सिंपल पेंडुलम की एग्जांपल लेते हैं। ये मेरे पास एक पेंडुलम है, ठीक है, ये उसकी हमने उसको सरफेस के साथ क्या किया हुआ है? अटैच किया हुआ है। अब जब बॉडी यहां से मूव करके इस पॉइंट पर आएगा, ठीक है, ये पेंडुलम जो है वो इस पॉइंट पर आएगा और फिर यहां से मूव करता हुआ किस पॉइंट पर जाएगा? इस पॉइंट पर जाएगा और फिर वापस मीन पोजीशन की तरफ आएगा, यानी कि कंप्लीट चक्कर लगाकर वापस मीन पोजीशन पर आएगा। तो हम बोलेंगे ये क्या हो गई है? इसकी वन राउंड कंप्लीट हो गया है और इट इज कॉल्ड वाइब्रेशन, ठीक है। इसका मतलब हम बोलेंगे एक वाइब्रेशन कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट है हमारे पास टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है? द टाइम टेकन
बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। ये वन वाइब्रेशन कंप्लीट करने में जितना समय लगेगा, इसको जितना टाइम लगेगा, वो कहलाएगा टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड का हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस और साइकिल्स ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी इन 1 सेकेंड। ठीक है, 1 सेकंड में बॉडी कितनी वाइब्रेशन कंप्लीट करती है 1 सेकंड के अंदर, वो कहलाती है इसकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, 1 सेकंड में बॉडी कितनी बार वाइब्रेट करती है, वो कहलाती है इसकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, हम देखते हैं ना, जो हमारे पास वो हार्ट बीट वाला एक मॉनिटर होता है, ठीक है, उस पर हार्ट बीट ऐसे ऐसे आ रही होती है, ठीक है, ऐसे ऐसे आ रही होती है। तो जितनी बार वो 1 सेकंड में वाइब्रेट करेगी, हम कहेंगे उतनी फ्रीक्वेंसी। और जब वो बिल्कुल ही स्टॉप हो जाएगी, ठीक है, जब वो बिल्कुल स्टॉप हो जाएगी, हम बोलेंगे अब बंदा जो है वो प्यारा हो चुका है अल्लाह को। इसका फॉर्मूला क्या हमारे पास, F इक्वल्स टू 1 बाय कैपिटल टी। ये कैपिटल टी हमारा क्या है, टाइम पीरियड। अब यहां से अगर टाइम पीरियड की वैल्यू निकालनी है तो क्या होगा, 1 ओवर ये टी इधर चला जाएगा, एफ इधर आ जाएगा, तो 1 बाय एफ हमारे पास इसका फॉर्मूला बन जाएगा, जो कि भी आगे इस्तेमाल भी हमारा हो रहा होगा न्यूमेरिकल्स के अंदर। अब लास्ट चीज रहेगी, लास्ट हमारे पास डेफिनेशन है, दैट इज एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है हमारे पास, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी ऑन आइदर साइड फ्रॉम मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। ठीक है, इसको मैंने समझाना हो आपको तो मैं बोलूंगा एक बॉल है मेरे पास, वो बॉल कितना ज्यादा मैक्सिमम दूर जा सकती है, जितना डिस्टेंस उसका मीन पोजीशन से मैक्सिमम होगा एक्सट्रीम पोजीशन तक, वो डिस्टेंस क्या कहलाएगा, एम्पलीट्यूड कहलाएगा। ठीक है, लाइक हमारे पास ये बॉल है, ठीक है, इस बॉल को अगर मैंने हिट किया और ये बॉल इस ए पोजीशन तक जा रही है, तो ये मेरा क्या है, एम्पलीट्यूड है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड ओवर एम्पलीट्यूड, इस साइड पर भी और इस साइड पर भी। ठीक है, जिस साइड पर भी वो दोनों बॉडीज मूव कर रही हैं, वो उसका क्या कहलाएगा, एम्पलीट्यूड कहलाएगा। मीन पोजीशन से, सेंटर से लेकर जितना बॉडी दूर जा रही है, वो मैक्सिमम डिस्टेंस कहलाएगा एम्पलीट्यूड। ठीक है जी, तो ये भी पॉइंट आपको जो है वो समझ आ गया। अब हम स्टार्ट करने लगे हैं अपना बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, इस चैप्टर का पहला और बोर्ड एग्जाम के रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, दैट इज मोशन अटैच टू अ स्प्रिंग। ठीक है, अब मैं आपको इसको समझाता हूं पहले होता क्या है। बेसिकली हम क्या करते हैं, हम एक स्प्रिंग लेते हैं, उस स्प्रिंग का मैस, उस स्प्रिंग को क्या करते हैं हम लोग, उसके साथ एक मैस को अटैच कर देते हैं, कोई बॉल कोई भी वजन अटैच कर देते हैं और उसकी एक साइड को हम दीवार के साथ फिक्स कर देते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जब वो बोर्ड स्प्रिंग रुका हुआ है तो स्प्रिंग क्या है, अपनी मीन पोजीशन पर मौजूद है। हम क्या करते हैं, हम उस पर फोर्स लगाते हैं, हम उस पर फोर्स लगाकर उसको खींच कर लेके जाते हैं एक एक्सट्रीम पोजीशन, किसके ऊपर, ए के ऊपर। ठीक है, उसको हमने अभी छोड़ा नहीं है, हम उसको खींच कर लेकर गए हैं, हमें यहाँ पर क्या लगी, इसको खींचने में फोर्स लगी है, फोर्स से हमने इसको वहां पे रोका। अब जब हम उसको छोड़ेंगे तो क्या होगा, वो बॉडी मूव करेगी वापस किसकी तरफ, ओ की तरफ। जैसे ही वो ओ की तरफ जाएगी तो क्या वहां पे रुकेगी, वो नहीं रुकेगी। वो क्या होगा, क्योंकि उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है, वो मूव कर जाएगी आगे, आगे मूव करेगी तो एक और पोजीशन बी की तरफ जाएगी। अब बी पर जाके वो कुछ टाइम के लिए रुकेगी, बट वापस किसकी तरफ आएगी, मेन पोजीशन की तरफ आएगी, वहां पर आएगी, वहां पर भी नहीं रुकेगी, आगे चली जाएगी। इस तरह ये टू एंड फ्रो मोशन जो है उस बॉडी का परफॉर्म होता रहेगा, और ये एक एग्जांपल हो गई किसकी, सिंपल हार्मोनिक मोशन की। अब स्टार्ट करते हैं, जैसा कि हमारा ये एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, तो ये इसके साथ हम डायग्राम देख रहे हैं, जो मैंने आपको बताया कि ये हमारे पास एक स्प्रिंग है। ठीक है, स्प्रिंग के साथ एक मैश हमने अटैच किया हुआ है, इस मैश इसको अभी इस टाइम इसकी फोर्स क्या है, बिल्कुल जीरो है। बट जब हम इसको फोर्स लगाकर इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, ठीक है, इस डायरेक्शन में मूव करेंगे तो क्या होगा, फिर जब इसको छोड़ेंगे तो ये बॉडी किधर को मूव करेगी, वापस इस साइड पे मूव करेगी, बट यहाँ पे आके ये ओ पोजीशन पर नहीं रुकेगी, बल्कि एक और पोजीशन बी पर मूव कर जाएगी, और फिर वहां से जो है वो वापस, तो ये टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म होता रहेगा। अब जैसा मैंने आपको बताया था कि इसको मैंने इस तरह बनाया है कि आप इसको पेपर में लिखकर आ सकते हो। तो ये हमारी हेडिंग्स है, पहली हेडिंग हमारे पास क्या है, इंट्रोडक्शन की, ये हमारी इंट्रोडक्शन की हेडिंग हो गई। क्या इंट्रोडक्शन में है हमारे पास कि जब स्प्रिंग को स्ट्रेच किया जाता है या कंप्रेस किया जाता है थ्रू अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, ये जो डिस्टेंस होता है, जितनी दूर उसको खींच रहे हैं, जितनी दूर उसको हम लेकर जा रहे हैं, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। इट एक्सर्ट अ फोर्स ऑन मास एम। ठीक है, तो हमारे मास पर क्या लगती है, कोई ना कोई फोर्स लगती है। अब हुक्स लॉ हमें क्या कहता है, हुक्स लॉ हमने 9 क्लास के अंदर पढ़ा था। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, वो जो फोर्स होती है वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, चेंज इन लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। ठीक है, जितना फोर्स हम लगाएंगे वो बॉडी उतना ज्यादा क्या होगी, खींचेगी। आप स्प्रिंग को जितना जोर की खींचोगे वो उतना ज्यादा खींचेगा, उतना ज्यादा उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्प्लेसमेंट के। यहाँ पे हम एक्स से क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट, बट उसकी जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, ऑपोजिट होती है। अगर हम बॉडी को इधर को खींच रहे हैं तो बॉडी को छोड़ेंगे वो ऑपोजिट साइड में मूव करेगी, इसलिए हमारे पास ये माइनस आया। अब एफ, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो कौन सा साइन आता है, इक्वल का आता है। इक्वल का आएगा तो साथ कोई कांस्टेंट आएगा, यहाँ पर कांस्टेंट हम यूज कर रहे हैं के।
और इंटू माइनस एक्स, तो यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एफ इक्वल्स टू माइनस के एक्स, ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। ठीक है जी, जो कि यहाँ पर हमारे पास मेंशन है, ये हमारे पास हुक्स लॉ का फॉर्मूला। अब यहाँ से अगर हमें के की वैल्यू चाहिए तो क्या होगा, के इक्वल्स किसके आ जाएगा, ये माइनस एक्स इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, एफ के नीचे आके क्या हो जाएगा, यहाँ से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब ये जो हमारे पास k है डेट इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, नाम से जाहिर हो रहा है ये k जो है ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, स्प्रिंग के ऊपर, कि हमने स्प्रिंग किस मटेरियल का, किस क्वालिटी का इस्तेमाल किया है। द वैल्यू ऑफ k इज द मेजर ऑफ स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग। स्टिफनेस का मतलब होता है हार्डनेस। ठीक है, कितनी जो स्प्रिंग है वो हार्ड है या कितना वो सॉफ्ट है। स्टिफ स्प्रिंग्स हैव लार्ज वैल्यू ऑफ के, जो स्टिफ होते हैं, हार्ड होते हैं स्प्रिंग, उनकी वैल्यू क्या होती है, के की लार्ज होती है, और सॉफ्ट की जो है वो क्या होती है, स्मॉल वैल्यू होती है। तो ये हमने फॉर्मूला पीछे बना लिया, के इज इक्वल टू माइनस एफ ओवर एक्स। अब मैथमेटिकली इसको हमने रिप्रेजेंट करना हो तो हम जानते हैं कि न्यूटन का जो सेकंड लॉ होता है, ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, एफ इक्वल्स टू किसके होता है, एफ इक्वल्स टू एम ए होता है। यहां से अब हमने क्या किया, अब यहां से अब देखो एफ इक्वल्स टू एम ए हमारे पास। अब यहां से हम क्या करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे पीछे देखा था, यहाँ पे, ठीक है, के की वैल्यू क्या थी मेरे पास, माइनस एफ ओवर एक्स। अब एफ की जगह पर मैं क्या लगाऊंगा, इसका फॉर्मूला एम ए ओवर क्या बन जाएगा, यहाँ से एक्स बन जाएगा। सो यहां से अगर हम देखें, अगर हमें यहाँ से ए की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, ए की वैल्यू क्या बनेगी, ए इक्वल आएगा एक्स जो है वो इधर आके के से क्या होगा, मल्टीप्लाई, तो क्या बन जाएगा ये के एक्स। ठीक है, माइनस भी आ जाएगा इधर, और एम जो है वो क्या होगा, के नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास फॉर्मूला आ गया किसका, एक्सेलरेशन का। अब हम यहाँ से देखें तो ए जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, ये जो के और एम है। ठीक है, के जो है वो स्प्रिंग की वैल्यू ऐसे ही है तो वो तो चेंज नहीं होगी, मैस भी हमने एक दफे अटैच किया है वो भी चेंज नहीं होगा। तो मैं कह सकता हूँ जो ए है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल खाली किसके बचा। ठीक है, अगर हम देखें यहाँ पर तो के ए जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, खाली एक्स के, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस एक्स। तो ये हम कह सकते हैं कि ए जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्प्लेसमेंट के। ये हमारे पास यहाँ पे बना कि जो ए है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे पास किसके, डिस्प्लेसमेंट के। अब यहाँ पे देखो ये नेगेटिव साइन यूज हुआ है। ठीक है, तो नेगेटिव साइन क्यों आता है, ठीक है, हम जानते हैं क्योंकि डायरेक्शन क्या होती है, इनकी ऑपोजिट होती है, दैट्स व्हाई। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखें तो नेगेटिव साइन क्यों आया हुआ है हमारे पास, यहाँ पे नेगेटिव साइन, द नेगेटिव साइन means the force exerted by the spring is always directed opposite to the displacement of the mass। ठीक है, जिस तरफ बॉडी मूव कर रही है फोर्स हमेशा उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में लगती है, जिसकी वजह से इसके ऊपर जो चार्ज है वो नेगेटिव आया है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कौन सी ऐसी फोर्स है जो कि हम बॉडी को जब भी ए की तरफ लेके जाते हैं वो उसको वापस मूव करती है मीन पोजीशन की तरफ, जब वो बी पे जाती है बी से वो वापस मूव हो जाती है मीन पोजीशन की तरफ। इसका मतलब है कोई ना कोई फोर्स ऐसी है जो कि उसको मूव करवा रही है मीन पोजीशन की तरफ, और उस फोर्स को बोलते हैं हम लोग, उस फोर्स को कहते हैं हम लोग रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, नाम से जाहिर है रिस्टोर करती है उसकी ओरिजिनल पोजीशन को। अ रिस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज पुशेस और पुल्स द ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग ऑसिलेटरी मोशन टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। लाइक मेरे पास जब ये बॉडी इधर को थी जो, और जो बॉडी वापस इधर को जाती है, तो ये कौन सी फोर्स होती है, ये होती है हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स, जो कि उसको वापस मूव करती है। जब बॉडी इधर को जा रही है तो जो फोर्स उसको वापस खींच कर ला रही है उसको क्या बोलते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। तो ये डेफिनेशन है, बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड जो है वो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। अब इसके हम एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं, अब होता क्या है बेसिकली। ठीक है, तो इस एक्सप्लेनेशन को जो है हम लोग यहां पर समझते हैं, इस डायग्राम से भी समझ सकते हैं, वैसे भी समझ सकते हैं, तो हम चलो इसको डायग्राम से समझ लेते हैं। तो ये हमारे पास जो है, ये हमारे पास अभी ये भी हम यहाँ पे देख रहे हैं, स्टार्टिंग में हमारी बॉडी जो है यहाँ पर क्या है, ओ पोजीशन पर मौजूद है। हमने क्या किया, हमने बॉडी पर फोर्स लगाई और बॉडी का जो मैस है, बॉडी को हम एक और पोजीशन पर ले गए जिसका नाम है ए पोजीशन पर बॉडी को यहाँ पर ले आए हैं। जब हम इसको यहाँ पर छोड़ेंगे तो क्या होगा, फोर्स जो रिस्टोरिंग फोर्स है उसकी वजह से बॉडी जो है वो वापस मूव करेगी किसकी तरफ, ओ पोजीशन की तरफ मूव करेगी। बट अब यहाँ पर बॉडी रुकेगी नहीं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है मेरा आपसे कि बॉडी रुकेगी क्यों नहीं। ठीक है, ये आपने भी इसका जवाब देना है। तो बॉडी यहाँ पे रुकेगी नहीं बल्कि किसकी तरफ मूव कर जाएगी, वो मूव कर जाएगी बी पोजीशन की तरफ। एक और एक्सट्रीम पोजीशन है बी, उसकी तरफ बॉडी मूव कर जाएगी, यानी कि यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ पर आकर बॉडी की वेलोसिटी खत्म हो जाएगी और बॉडी यहाँ पे रुक जाएगी। बट बॉडी क्या होगा, वापस मूव करेगी किसकी तरफ, ओ पोजीशन की तरफ। ठीक है, तो अभी क्या है, अ बॉडी इज एट रेस्ट एट मीन पोजीशन। ठीक है, मीन पोजीशन पर जो हमारी बॉडी है, ठीक है, मीन पोजीशन पर जो हमारी बॉडी है वो क्या है, इस टाइम रेस्ट पर है। व्हेन वी ब्रॉट टू एक्सट्रीम पोजीशन ए, जब हम उसको ए पे लेके जाते हैं एंड सेट फ्री, उसको छोड़ते हैं, द बॉडी मूव्स टुवर्ड्स द पोजीशन ओ, तो बॉडी वापस किसकी तरफ जाती है, मीन पोजीशन की तरफ जाती है, ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स। कौन उसको लेकर जाता है, रिस्टोरिंग फोर्स लेकर जाती है।
इट मूव्स टू एक्सट्रीम पोजीशन बी एंड कंटिन्यूज टुवर्ड ओ, तो वो वहां से क्या होता है बी पे जाती है और बी से वापस मूव करती है ओ की तरफ। इट कंटिन्यूअसली मूव्स बैक एंड फोर्थ परफॉर्मिंग एसएचएम, तो बॉडी जो है वो टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म करती जा रही है और उसको हम क्या बोलते हैं, एसएचएम बोलते हैं। अब यहां से हमारे पास जो है टाइम पीरियड का एक फॉर्मूला निकलता है। टाइम पीरियड की डेफिनेशन हमने पढ़ भी ली है, वो क्या होती है हमारे पास, टाइम पीरियड की हमने डेफिनेशन पढ़ी कि जितना टाइम बॉडी को टू एंड फ्रो मोशन करने में लगता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। तो मैस स्प्रिंग सिस्टम का टाइम पीरियड निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम डिवाइडेड बाय के। एम हमारे पास क्या है, मैस ऑफ स्प्रिंग, और के हमारे पास क्या है, के हमने पढ़ा था हमारे पास होती है स्टिफनेस की वैल्यू। ठीक है, स्टिफनेस की हमारे पास ये होती है वैल्यू। अब हमारे पास यहाँ पे दो क्वेश्चंस आ गए बड़े ही इंपॉर्टेंट से। पहला क्वेश्चन है व्हाई अ बॉडी डोंट स्टॉप, व्हाई अ बॉडी डोंट स्टॉप व्हेन रीच एट मीन पोजीशन। जैसे हमने यहाँ पे देखा था कि जब बॉडी को इधर लेकर जाते हैं तो बॉडी इधर की तरफ वापस आती है मीन पोजीशन की तरफ, बट वो यहाँ पर रुकती नहीं है बल्कि आगे मूव कर जाती है। तो मैंने आपसे ये सवाल स्टार्टिंग में बोला है अभी कि आपने इसका जवाब देना है, तो आपको कुछ सेकंड देता हूं, इसका जवाब सोचो जरा कि बॉडी मीन पोजीशन पर आने के बाद रुकती क्यों नहीं है बल्कि आगे क्यों चली जाती है। आपने अगर जिन बच्चों ने गेस कर लिया है, जिन्होंने नहीं भी किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अभी आपको बताता हूं। तो इसकी एक ही रीजन है, इसका आंसर है हमारे पास, ठीक है, इसका आंसर है ड्यू टू इनर्शिया, ड्यू टू इनर्शिया। ठीक है, इनर्शिया की वजह से जो बॉडी है वो मीन पोजीशन की तरफ रुकती नहीं है बल्कि उससे दूसरी तरफ चली जाती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन होगा भैया एक टाइम तो आता है ऐसा कि जब बॉडी बिल्कुल स्लो होती होती रुक जाती है, तो बोलेंगे उस टाइम इनर्शिया उसका क्या हो जाता है, ठीक है, उसकी वेलोसिटी कम हो जाती है और वो उसका इनर्शिया खत्म हो जाता है, ठीक है, इसलिए बॉडी जो है वहां पे रुक जाती है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी एट मीन एंड एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, कह रहे हैं कि ये मीन पोजीशन है और ये क्या है मेरे पास, ये है एक्सट्रीम पोजीशन, ये दोनों एक्सट्रीम पोजीशन है। तो बोल रहे हैं कि मीन पोजीशन पर और एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की क्या वैल्यूज होंगी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम यहाँ पे लिखते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं एट मीन पोजीशन, ठीक है, इसका आंसर लिखने लगा हूं एट मीन पोजीशन, और यहां पर हम लिख देते हैं एट एक्सट्रीम पोजीशन, एट एक्सट्रीम पोजीशन। दोनों पर इसकी वैल्यूज को देखते हैं हम लोग। यहां पर हम देख लेते हैं इसकी वैल्यूज को। तो एक्सट्रीम मीन पोजीशन पर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की वैल्यूज देखते हैं और एक्सट्रीम पर भी ए और बी की वैल्यूज देखते हैं। सो एक्सेलरेशन जो है मीन पोजीशन पर क्या होती है, मीन पोजीशन पर क्योंकि वेलोसिटी में चेंज नहीं आता, दैट्स व्हाई एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 जाती है, और वेलोसिटी क्योंकि मीन पर सबसे ज्यादा स्पीड से होती है तो बॉडी यहां पर क्या होती जाती है, सबसे ज्यादा वेलोसिटी की होती है उसकी। और एक्सट्रीम पर क्या होता है, वेलोसिटी यहाँ पे खत्म हो जाती है स्लो होती होती, तो जहां पर वेलोसिटी में चेंज आता है वहां पर एक्सेलरेशन मैक्सिमम हो जाती है और बॉडी जो है वो ए पर आकर क्या हो जाती है, बिल्कुल रुक जाती है, या इसी तरह बी पर आकर भी क्या होती है, बिल्कुल रुक जाती है। तो दैट्स व्हाई एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये पॉइंट आपने अच्छी तरह समझ लिया होगा। ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब हमारे पास एक सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन प्लस शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये शॉर्ट में भी आता है और लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है। एक और एप्लीकेशन है हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन की, दैट इज बॉल एंड बाउल सिस्टम। ये भी एग्जैक्टली सेम है मैस स्प्रिंग सिस्टम जैसी। हम यहाँ से इसको देखते हैं, ठीक है, पहले हम डायग्राम से इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। तो ये हमारे पास बॉल है, ठीक है, ये बॉल है, जब ये अपनी मीन पोजीशन पर पड़ी हुई है तो इस बॉल का जो वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, और एक जो रेजिस्टिंग फोर्सेस होती हैं वो क्या करती है, इसको अपवर्ड मूव करती है। हमने न्यूटन थर्ड लॉ में पढ़ा है कि एवरी एक्शन हैज एन ऑपोजिट बट इक्वल रिएक्शन। सो इसकी वजह से ये बॉडी जो है यहाँ पर बैलेंस्ड है। बैलेंस्ड है मतलब ये बॉडी मूव नहीं कर रही, बट हम क्या करते हैं, हम इस बॉडी को यहां से मूव करते हैं और कहां लेकर जाते हैं, ए पोजीशन पर लेकर जाते हैं। यहां पर लाकर जब हम इसको सेट फ्री करेंगे, छोड़ेंगे, तो ये बॉडी किसकी तरफ मूव करेगी, मीन पोजीशन की तरफ मूव करेगी। क्यों मूव करेगी, हमने पढ़ा हुआ है एक रिस्टोरिंग फोर्स नाम की एक फोर्स होती है जो कि इसको क्या करती है, मीन पोजीशन की तरफ लेकर आती है। बट मीन पोजीशन पर रुकेगी क्या, ये नहीं रुकेगी, किधर चली जाएगी, एक और पोजीशन बी की तरफ मूव कर जाएगी। बी पर मूव करेगी तो क्या होगा, यहां पर स्लो होगी, स्लो होती होती रुक जाएगी और वापस किसकी तरफ आएगी, मीन पोजीशन की तरफ आएगी। तो अगेन ये एक टू एंड फ्रो मोशन को परफॉर्म करते रहेंगे। चलिए जी, अब इसको हम पढ़ते हैं। सो व्हेन अ बॉल इज एट मीन पोजीशन ओ, जब वो मीन पोजीशन पर होती है, दैट इज द सेंटर ऑफ बॉल, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इज 0। तो जो नेट फोर्स होती है बॉल पर वो क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। In this position, weight of the ball act downward and is equal to the upward normal force of the surface of ball. Weight नीचे को एक्ट कर रहा है और जो बॉडी की जो बॉल उसके बाउल उसके ऊपर फोर्स लगा रहा है वो अपवर्ड है, तो बॉडी क्या हो जाती है, देयर इज नो मोशन, बॉडी मूव नहीं कर रही होती। अब एक्सट्रीम पोजीशन ए पर क्या होता है,
इफ वी ब्रिंग द बॉल टू एक्सट्रीम पोजीशन ए, जब हम उसको ए पर लेकर जाने लगे हैं, बॉल को यहां से उठाकर यहां पर लेकर जाने लगे हैं, एंड देन रिलीज, जब उसको छोड़ते हैं, द बॉल विल बी स्टार्ट मूविंग टुवर्ड द मीन पोजीशन हो, तो बॉडी किसकी तरफ मूव कर रही है, मीन पोजीशन की तरफ मूव कर रही है, किसकी वजह से, ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स उसको मीन पोजीशन की तरफ लेकर आ रही है। At extreme at O, the ball gets maximum speed due to inertia. It moves towards the extreme position B. अभी हम ये पीछे क्वेश्चन करके भी आए हैं कि बॉडी का बॉल का क्योंकि इनर्शिया होगा जिसकी वजह से वो O पर नहीं रुकेगी बल्कि वो किसकी तरफ मूव कर जाएगी, B पोजीशन की तरफ मूव कर जाएगी। While going to the position B, the speed of ball decrease due to the restoring force. अब क्योंकि बॉल जो है वो रिस्टोरिंग फोर्स की ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है जिसकी वजह से जो है बॉल की स्पीड कम होती जाएगी और बी पर आके वो बिल्कुल रुक जाएगी। अब बी पर क्या होगा, बी पर क्या कहानी होगी हमारे पास, एट द पोजीशन बी द बॉल स्टॉप्स फॉर अ व्हाइल, बॉडी कुछ टाइम के लिए क्या होगा, रुकेगी, एंड देन मूव्स अगेन टुवर्ड्स द मीन पोजीशन ओ अंडर द एक्शन ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स। बॉडी यहां पर जब रुकी बट रिस्टोरिंग फोर्स उसको वापस किसकी तरफ खींच रही है, मीन पोजीशन की तरफ खींच रही है। This to and fro motion of ball continues about the mean position till all energy is lost due to friction। यहाँ पे एक और क्वेश्चन हमारे पास आया कि बॉडी रुकती क्यों है आफ्टर सम टाइम, तो हम बोलेंगे क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स जो है उसकी वजह से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पैदा होती है जिसकी वजह से विद द पैसेज ऑफ टाइम बॉडी की एनर्जी खत्म होती जाती है फ्रिक्शन की वजह से और बॉडी जो है वो रुक जाती है एक पोजीशन के ऊपर। तो ये वाला हमारा पॉइंट भी कंप्लीट हुआ। अब हम स्टार्ट करने लगे हैं अपना थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन इस टॉपिक का, इस चैप्टर का, जिसका नाम है मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। ये भी हमारे पास जो है वो सेम हमारे पास एसएचएम की ही एप्लीकेशन है और ये मैस स्प्रिंग जैसा और बॉल एंड बाउल सिस्टम जैसा ही है। इसके अंदर भी हम क्या करते हैं, हम एक फिक्स पॉइंट के साथ एक रस्सी बांधते हैं और उस रस्सी की लेंथ को हम एल बोलते हैं और उसके सेंटर में हम डालते हैं एक बॉल होती है मेटल की जिसका नाम है बॉब, ठीक है, ओगी एंड कॉकरोचेस वाला बॉब नहीं बल्कि एक मेटल की बॉल होती है इसको हम बॉब बोलते हैं। अब जब बिल्कुल वो रुका हुआ एक सेंटर पोजीशन के ऊपर, ठीक है, अब उस पर कोई मूवमेंट नहीं हो रही, बट जब हम उसको उठाकर ए पोजीशन पर लेकर जाएंगे और उसको छोड़ेंगे वहां से तो वो किसकी तरफ मूव करेगा, ओ पोजीशन की तरफ मूव करेगा। ओ पर जो बॉडी है वो नहीं रुकेगी बल्कि किसकी तरफ मूव करेगी, बी पोजीशन की तरफ जाएगी। क्यों जाएगी, इनर्शिया की वजह से। इनर्शिया जब बी पर वो जा रही है तो वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है मेन पोजीशन के या रिस्टोरिंग फोर्स के, तो बॉडी की स्पीड स्लो होगी तो बी पर जाके स्टॉप करेगी बट वहां से वापस मूव करेगी किसकी तरफ, ओ पोजीशन की तरफ रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से, देन वो किसकी तरफ जाएगी, ए की तरफ। तो इस तरह विद द पैसेज ऑफ टाइम ये बॉडी जो है वो मूव करती इसकी एनर्जी स्लोस्ट होती जाएगी और वो रुक जाएगी मीन पे आके। दिस इज द मेजर कॉन्सेप्ट ऑफ सिंपल पेंडुलम। चलिए जी अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब पेंडुलम की डेफिनेशन है हमारे पास। पेंडुलम क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल बॉब, एक बॉब होता है ऑफ मैस सस्पेंडेड फ्रॉम अ लाइट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल फिक्स्ड एट इट्स अपर एंड, ठीक है, एक स्ट्रिंग होती है, एक धागा होता है हमारे पास, ठीक है, उसकी लेंथ हमारे पास एल होती है, उसको अपर साइड पे हमने क्या किया होता है, फिक्स किया होता है और उसके नीचे क्या लगा होता है, एक यहाँ पर आप देख रहे हो एक बॉब लगा हुआ है। अब होता क्या है इसके अंदर, मीन पोजीशन पर हम देखते हैं क्या होता है। अब मीन पोजीशन पर या जिसको हम इक्विलिब्रियम पोजीशन भी बोलते हैं, द नेट फोर्स ऑन बॉब इज 0 एंड बॉब इज स्टेशनरी। अब क्योंकि इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जो टेंशन है स्ट्रिंग के अंदर वो अपवर्ड है। टेंशन क्या होती है, स्ट्रिंग जो फोर्स लगाता है उस बॉल के ऊपर उसको टेंशन बोलते हैं। ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है जिसकी वजह से हमारा बॉब जो है वो स्टेशनरी रहता है या रुका हुआ रहता है। अब एक्सट्रीम पोजीशन ए पर क्या होता है, ए पर क्या होता है, एट एक्सट्रीम पोजीशन ए द नेट फोर्स इज नॉट 0। अब जब इसको हम ए पर लेकर गए हैं इसको, तब बॉडी की फोर्स यहाँ पे 0 नहीं है। There is no force acting along the string as the tension in the string cancels the component of the weight mg cos theta। अब जब हम यहाँ पर ये एंगल देखते हैं, ये एंगल हम यहाँ पर अगर नोट करें तो इस एंगल को बोलते हैं ये हमारे पास एंगल बनता है cos थीटा, ठीक है, cos थीटा का एंगल बनता है और इस फोर्स को बोलेंगे mg cos थीटा, ठीक है, जो ये वाला एंगल हमारे पास स्ट्रिंग का बन रहा है। तो ये जो हमारे पास डायरेक्शन है यहाँ पर कौन सी फोर्स लग रही है, mg cos थीटा लग रहा है और जो बॉडी इधर को मूव कर रही है इस पर कौन सी फोर्स लग रही है, इस पर लग रही है mg sin थीटा, ठीक है, जो ये एंगल बन रहा है हमारे पास ये कौन सा है, sin थीटा एंगल। तो जो बॉल है क्या वो ऊपर की तरफ मूव कर रही है, नहीं, वो ऊपर की तरफ मूव नहीं कर रही है, जिसकी वजह से हम बोलेंगे जो mg cos थीटा है ये अप्लाई नहीं हो रहा। बट बॉडी आगे पीछे मूव कर रही है तो हम बोलेंगे जो mg sin थीटा है जस्ट ये वाली फोर्स जो है वो इस टाइम काम कर रही है
ये एक्ट कर रही है। सो देयर इज नो मोशन अलोंग द डायरेक्शन, तो ये mg cos थीटा वाली लाइन है, इसकी तरफ बॉडी मूव नहीं कर रही, इसकी तरफ मोशन नहीं हो रहा। द कंपोनेंट ऑफ वेट mg sin थीटा इज डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन एंड एक्ट एज अ रिस्टोरिंग फोर्स। तो जो ये वाली डायरेक्शन है, यहां पर कौन सी फोर्स लग रही है, mg sin थीटा लग रहा है। तो mg sin थीटा की वजह से बॉडी जो है वो किसकी तरफ मूव करेगी, ओ पोजीशन की तरफ मूव कर रही होगी। दिस फोर्स द बॉब स्टार्ट मूविंग टुवर्ड द पोजीशन ओ, तो इसकी वजह से जो बॉडी है वो मूव करेगी ओ पोजीशन की तरफ। इसके बाद हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशन बी पर क्या होगा, जैसे हम जानते हैं बॉडी मूव करेगी किसकी तरफ, ओ की तरफ, बट यहां पर इनर्शिया की वजह से नहीं रुकेगी बल्कि बी की तरफ जाना स्टार्ट कर देगी। तो ड्यूरिंग दिस मोशन टुवर्ड्स बी द वेलोसिटी ऑफ बॉब डिक्रीज, उससे बॉब की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स की ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो बॉडी उधर को जाती जाएगी। द वेलोसिटी ऑफ द बॉब बिकम जीरो, बॉब की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, क्योंकि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, जब हम सीढ़ियां चढ़ रहे होते हैं हमारी स्पीड कम होती जाती है। सेम ऐसे ही it reaches at position B. The restoring force mg sin theta still acts toward the position O and due to this force the bob again start moving toward the mean position O. अब यहाँ पर जब जाएंगे तो यहाँ पर भी तो mg sin theta अप्लाई होगा, तो बॉडी वापस किसकी तरफ जाएगी, O पोजीशन की तरफ जा रही होगी। अब इसका भी हमारे पास जो है वो टाइम पीरियड है, क्योंकि जब बॉडी ने यहाँ से मूव किया, फिर यहाँ से इधर को आई, फिर यहाँ से वापस इधर को आई, तो इस पूरी वन वाइब्रेशन का जितना टाइम लगा उस टाइम को क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं। उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। ये तो बिल्कुल मैस स्प्रिंग जैसा ही है, बस एम और के का फर्क है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, एल जो कि लेंथ है, किसकी लेंथ है हमारे पास, ये पेंडुलम की लेंथ है, और जी क्या हमारे पास, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि हमने इसको हैंग किया हुआ है, लटकाया हुआ है। सो ये हमारे पास क्वेश्चन कंप्लीट हुए। चलिए जी अब यहाँ पे क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, इफ द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इज डबल, अगर जो है इसकी लेंथ जो है वो डबल कर दी जाए, ठीक है, 2 गुना कर दी जाए, व्हाट विल बी द चेंज इन टाइम पीरियड। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड। ठीक है, बहुत बार जो है वो रिपीट हुआ हुआ है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेने अपने इसके ऊपर। चलिए जी इसको सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। सो यहां से हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करने लगे हैं। सो हमें सबसे पहले टाइम पीरियड चाहिए होगा सिंपल पेंडुलम का, जो कि कितना होता है, 2 पाई अंडर रूट एल डिवाइडेड बाई जी। ठीक है जी, 2 पाई एल डिवाइडेड बाई जी होता है हमारे पास। अब हम कहेंगे एज जो लेंथ है वो कितनी हो गई है, अब 2l हो गई है, 2 गुना हो गई है, तो t इक्वल्स टू किसकी हो जाएगा, 2 पाई अंडर रूट 2l डिवाइडेड बाई जी के इक्वल हो जाएगा। अब t इक्वल्स टू 2 पाई, अगर मैं इसका स्क्वायर रूट सब पे अलग-अलग कर लूं, ठीक है, तो इस तरह फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, सब पे मैंने क्या किया, स्क्वायर रूट अलग-अलग कर लिए। अब t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट 2, और मैं इन दोनों का जो अंडर रूट है वो एक ही कर दूं, l डिवाइडेड बाई जी कर दूं। ठीक है, अब यहां से क्या बनेगी फॉर्म, t इज इक्वल्स टू, अभी अंडर रूट 2 पाई को मैं पहले लिख देता हूं और बाकी को मैं बाद में लिख देता हूं। ठीक है, 2 पाई और यहाँ पे मुझे पेन की इंक चेंज करनी पड़ेगी, 2 पाई अंडर रूट एल ओवर क्या है, एल ओवर जी। ठीक है, ये फॉर्म बन जाएगी। अब नेक्स्ट क्या होगा मेरे पास, t इज इक्वल्स टू 2 अंडर रूट 2, और जो ये सारी मेरे पास वैल्यू थी, ये वाली सारी, ठीक है, ये किसके इक्वल है, ये सारी वैल्यू t की इक्वल नहीं है, इसको मैं t नोट कह देता हूं, तो ये किसके इक्वल है, t नोट के। तो ये हमारे पास जो है वो आंसर आ गया हमारे इस टॉपिक का। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू बनती है। तो हम कहेंगे कि जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड अगर लेंथ डबल हो जाएगी तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, अंडर रूट 2 टाइम t के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये वाला कलर आपको नजर आ रहा हो। ठीक है, बस इतना ही चाहिए ये नजर। तो क्या हमारे पास ये आपको समझ आ गई है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने इसको मार्क करना, नहीं समझे इसको दोबारा एक बार वॉच कर लो। अगला हमारा टॉपिक है दैट इज डैम्प ऑसिलेशन। डैम्प ऑसिलेशन का मतलब क्या होता है, इसका हम समझते हैं डैम्प ऑसिलेशन को डायग्राम से। ठीक है, डायग्राम में अगर हम देखें तो जैसे मेरे पास एक पेंडुलम था, जब मैंने भी पीछे पढ़ा है पेंडुलम, जब ये बॉडी मूव कर रही है, इधर से इधर जाती जा रही है, ठीक है, ये बॉडी जो है यहाँ से मूव कर रही है, तो हमने देखा कि इस पर लगती है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। क्या लगती है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रही होती है इस बॉडी के ऊपर। वो फ्रिक्शन कहां से होती है, वो फ्रिक्शन एयर की भी हो सकती है, वो फ्रिक्शन उस मटेरियल की भी हो सकती है, किसी भी चीज की हो सकती है, जिसकी वजह से क्या होता है, बॉडी कुछ टाइम बाद जो है वो स्लो होती जाती है। ठीक है, मूव करते करते कुछ टाइम तक क्या होती जाती है, स्लो होती जाती है, और स्लो होते होते जो है वो एक टाइम आता है वो बिल्कुल रुक जाती है। तो जब कोई भी वाइब्रेशन, ठीक है, जब कोई भी वाइब्रेशन या कोई भी बॉडी जब मूव कर रही है, आफ्टर सम टाइम वो बॉडी स्लो होती जाती है, उसकी वाइब्रेशन कम होती जाती है। किसकी वजह से कम होती है, कोई ऑपोजिंग फोर्स की वजह से।
और ओपोजिंग फोर्स यानी कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या रिस्टोरिंग फोर्स, ये बॉडी को रोक रहे होते हैं। इस फोर्स की मौजूदगी में जब बॉडी की ऑसिलेशंस कम हो जाती हैं, इस ऑसिलेशन को बोलते हैं डैम्प ऑसिलेशन। डैम्प का मतलब होता है बहुत ज्यादा कम कर देना किसी की भी स्पीड को। जैसे आप यहाँ पे देखो डायग्राम के अंदर, ठीक है, आप अगर इस डायग्राम में देख पाओ तो इस डायग्राम में हम देख रहे हैं पहले बॉडी बहुत ज्यादा वाइब्रेट कर रही थी, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम बॉडी में रेजिस्टिव फोर्सेस की वजह से बॉडी की स्पीड क्या हो गई है या उसकी एम्पलीट्यूड क्या हो गया है, काफी ज्यादा कम हो गया है। तो द ऑसिलेशन ऑफ अ सिस्टम इन द प्रेजेंस ऑफ सम रेजिस्टिव फोर्सेस, ठीक है, सम रेजिस्टिव फोर्सेस, और वो रेजिस्टिव फोर्सेस कौन सी होंगी, जैसे मैंने बताया फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से ये जो बॉडी है जब वो मूव करते हुए उसकी ऑसिलेशंस कम हो जाती हैं तो वो कहलाती है डैम्प ऑसिलेशन। उसको हम क्या बोलते हैं, डैम्प ऑसिलेशन। अब इसकी रीजन क्या होती है, रीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डैम्प ऑसिलेशन की। इन ऑल सिस्टम द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रिटार्ड्स द मोशन, ठीक है, तमाम जगहों पर क्या होता है, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है वो बॉडी की मोशन को क्या करती है, रोकती है, रोकने की कोशिश करती है। सो द सिस्टम डज नॉट ऑसिलेट इनडेफिनेटली, जिसकी वजह से जो बॉडी है हमेशा मूव नहीं कर सकती। द फ्रिक्शन रिड्यूसेस द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एज टाइम पासेस। यही उसका प्रॉपर आंसर है कि जो फ्रिक्शन है वो बॉडी की मैकेनिकल एनर्जी को बहुत ज्यादा कम कर देती है जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है। एंड द मोशन इज सेड टू बी डैम्प, और मोशन क्या हो जाती है, रुक जाती है, डैम्प हो जाती है, स्लो हो जाती है। दिस डैम्पिंग प्रोग्रेसिवली रिड्यूस द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। तो जो बॉडी की इतनी ज्यादा मूवमेंट थी उसको टाइम के साथ साथ क्या करती रहती है, कम, और इसको हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड कम होना। एम्पलीट्यूड इस बॉडी का क्या हो जाता है, कम हो जाता है। चलिए आगे मूव करते हैं। इससे रिलेटेड हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया कि व्हाट इज द वर्किंग ऑफ शॉक एब्जॉर्बर्स। शॉक एब्जॉर्बर्स क्या काम करते हैं, या व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ डैम्प ऑसिलेशन, या डैम्प ऑसिलेशन क्या काम करती है या उसकी एप्लीकेशन क्या है। तो हम देखते हैं हमारी बाइक्स के अंदर और हमारी गाड़ियों के अंदर, ठीक है, हमारी बाइक्स और हमारी गाड़ियों के अंदर क्या होता है, शॉक्स लगे हुए होते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया, इसको हम देखते हैं किस वाले पॉइंट पर है हम लोग, डैम्प ऑसिलेशन वाला पॉइंट हमारा ये रहा, ठीक है। हम देखते हैं कि बाइक्स के अंदर या गाड़ियों के अंदर क्या होते हैं, शॉक एब्जॉर्बर्स होते हैं, शॉक्स लगे होते हैं। जब हम किसी भी खड्डे के ऊपर से या किसी भी बम्प के ऊपर से रोड के ऊपर गुजरते हैं, या जितने भी हमारे वहां पे रोड पे हवाई खराब हुई होती है तो हमें एक झटका लगता है, ठीक है। अगर हमारी बाइक्स में या गाड़ियों में शॉक एब्जॉर्बर्स नहीं होंगे तो क्या होगा, हमारी गाड़ी बुरी तरह वाइब्रेट करेगी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, वो जो वाइब्रेशन आती है हमारी गाड़ी के अंदर, आपके सारे अंजर पंजर जो है वो हिल जाएंगे, ढीले हो जाएंगे अगर हम खड्डे में लग गए, उस गाड़ी में शॉक एब्जॉर्बर ना हुए। अगर आपकी बाइक में नहीं है तो आपको पता होगा मैं क्या कह रहा हूं। तो जब उस खड्डे पे लगता है तो हमारी गाड़ी बहुत बुरी तरह वाइब्रेट कर सकती है। तो उस वाइब्रेशन को कम करने के लिए हम वहां पे यूज करते हैं शॉक एब्जॉर्बर्स। अब शॉक एब्जॉर्बर्स कैसे होते हैं, बेसिकली इसका जो अपर पार्ट होता है वो बॉडी के साथ फिक्स होता है गाड़ी की, नीचे स्प्रिंग लगा होता है। स्प्रिंग क्या करता है, उसकी जो मूवमेंट होती है, वाइब्रेशन होती है, उसको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से कम कर देता है और उसकी एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में, जिसकी वजह से हमारी गाड़ी में ज्यादा वाइब्रेशन हमें महसूस नहीं होती। तो इसका आंसर क्या है हमारे पास, ठीक है, अ शॉक एब्जॉर्बर कंसिस्ट ऑफ अ, ठीक है, वापस आते हैं, अ शॉक एब्जॉर्बर कंसिस्ट ऑफ अ पिस्टन मूविंग थ्रू अ लिक्विड सच एज ऑयल। उसके अंदर क्या होता है, एक ऑयल होता है। द अपर पार्ट ऑफ द शॉक एब्जॉर्बर इज फर्मली अटैच्ड टू द बॉडी ऑफ कार। ऊपर वाला जो ये पार्ट है ये गाड़ी के साथ अटैच होता है। व्हेन द कार ट्रेवल ओवर अ बम्प ऑन द रोड द कार में वाइब्रेट वायलेंटली। अगर उसके अंदर शॉक एब्जॉर्बर्स नहीं होंगे तो गाड़ी बुरी तरह वाइब्रेट करेगी। द शॉक एब्जॉर्बर डैम्प दीज वाइब्रेशंस एंड कन्वर्ट एनर्जी इनटू हीट एनर्जी। तो ये जो पिस्टन हमारा यहाँ पे लगा होता है, ठीक है, इसकी वजह से जो गाड़ी का जो वाइब्रेशन होती है उसको वो क्या कर देता है, डैम्प कर देता है, रोक देता है और उसको कन्वर्ट कर देता है हीट एनर्जी के अंदर, अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज में वो कन्वर्ट हो जाती है और हमारी गाड़ी को ज्यादा धचका या ज्यादा वाइब्रेशन नहीं महसूस होती। चलिए जी अगले टॉपिक पर मूव करते हैं जिसका नाम है हमारे पास वेव मोशन। अब वेव मोशन जो है इसमें बहुत सारे हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं और इसमें कुछ एक दो पॉइंट्स हैं जो कि लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली डेफिनेशन है हमारे पास वेव। वेव होती क्या है, ठीक है। तो जैसे आप ये डायग्राम में देख रहे हो, एक पेंसिल लें और पेंसिल को पानी में बहुत जोर की घुमाएं तो पानी में क्या पैदा हो जाएंगी, वेव्स। अगर हम पानी के अंदर हाथ मारें बहुत ज्यादा स्पीड से तो पानी में क्या पैदा हो जाती हैं, वेव्स पैदा हो जाती हैं। तो वेव क्या होती है, अ वेव इज अ डिस्टर्बेंस, एक डिस्टर्बेंस होती है। जैसे कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो एक दूसरे की लाइफ में लेकर आते हैं, ठीक है, मुझे कॉल जब करते हैं व्हाट्सएप के ऊपर तो मेरी लाइफ भी डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो जाती है। तो वेव इज अ डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम, किसी भी मीडियम के अंदर किसी भी जगह पर, विच कॉजेज जो पैदा करती हैं द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम, जो उस मीडियम के पार्टिकल्स हैं,
टू अंडरगो वाइब्रेटरी मोशन, कि वो जो उसके पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेटरी मोशन परफॉर्म करें अबाउट देयर मीन पोजीशन, अपने मीन पोजीशन के गिर्द इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, एक खास टाइम के अंदर। वेव क्या होती है? एक ऐसी डिस्टर्बेंस होती है जो कि उन पार्टिकल्स ऑफ मीडियम को कहती है कि आप वाइब्रेट करो अपने मीन पोजीशन की तरफ, ठीक है। जब हम किसी जगह पर रस्सी बांधकर उसको घुमाते हैं, ठीक है, रस्सी को हमने मूव किया तो अब रस्सी में क्या पैदा हो गई है? डिस्टर्बेंस पैदा हो गई है, और वो क्या हो रही है? बैक एंड फोर्थ मूव कर रही है, उसके अंदर वाइब्रेटरी मोशन पैदा हो गई है। अब इसकी दो कैटेगरीज होती है हमारे पास। पहली कैटेगरी को बोलते हैं मैकेनिकल वेव, दूसरी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब मैकेनिकल वेव्स क्या होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं, इसको देखते हैं। मैकेनिकल वेव्स की डेफिनेशन है हमारे पास ऐसी वेव विच रिक्वायर एनी मीडियम, ऐसी वेव जिसको अपने चलने के लिए कोई मीडियम चाहिए होता है। प्रोपोगेशन का मतलब होता है ट्रैवल करना, ट्रैवल करना या ट्रांसफर होना, आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स, ठीक है। ऐसी वेव्स जिनको मूव करने के लिए, प्रोपोगेट करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत होती है, वो कहलाती है मैकेनिकल वेव्स। पानी तब तक मूव नहीं करेगा जब तक उसको हिलाया ना जाए, उसको मीडियम उसके ना दिया जाए। वो मीडियम आपका पेन भी हो सकता है, आपकी स्टिक हो सकती है, आपका हैंड हो सकता है, जो कि पानी में आप मारोगे तो पानी में वाइब्रेशन पैदा होगी। इसी तरह हवा अगर पानी को टच कर रही है तो वाइब्रेशन पैदा होगी। इसका मतलब है पानी में वाइब्रेशन पैदा करने के लिए या पानी में वेव्स पैदा करने के लिए आपको क्या चाहिए? कोई मीडियम चाहिए। तो ऐसी वेव्स को क्या बोलते हैं? मैकेनिकल वेव्स। एग्जांपल देख रहे हो, ये पानी की एग्जांपल है हमारे पास। इस तरह साउंड वेव, आवाज जो है, ठीक है, आवाज जो मेरी आवाज आप तक आ रही है वो किसके जरिए आ रही है? वो वेव्स की शक्ल में आ रही है, ठीक है। मेरी आवाज माइक में जा रही है, माइक से आपके स्पीकर में आ रही है और स्पीकर से आपके कान में जा रही है। तो ये किसके जरिए जा रही है? हवा की सूरत में जा रही है। अगर हम चले जाएं स्पेस के अंदर तो क्या स्पेस में आपको मेरी आवाज आएगी? नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि आप देखते हो स्पेस में जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो एयरफोन्स का यूज करते हैं, क्योंकि उनको अपनी आवाज नहीं आती। वाई नहीं आती? बिकॉज आवाज को जाने के लिए, प्रोपोगेट करने के लिए, चलने के लिए किसकी जरूरत होती है? हवा की जरूरत होती है, मीडियम की जरूरत होती है। तो ऐसी वेव्स जिनको चलने के लिए किसी मीडियम की जरूरत हो वो क्या कहलाती है? मैकेनिकल वेव्स कहलाती है। तो एक उल्ट ऐसी वेव्स भी होंगी जिनको चलने के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं होगी, बिल्कुल होंगी, उसको हम बोलते हैं, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन सी होती हैं? वेव्स विच डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, जिसको चलने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती, एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन। आपने ये वर्ड प्रोपोगेशन ही यहां पर यूज करना है। आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। का मतलब मैंने आपको बताया प्रोपोगेशन का क्या होता है? चलना, ट्रांसफर होना, ट्रैवल करना। तो ऐसी वेव्स जिनको चलने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए, ट्रैवल करवाने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती, वो कहलाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अगर हम इनकी एग्जांपल्स की बात करते हैं ना, तो इनकी एग्जांपल्स काफी सारी होती है हमारे पास। लाइक हमारे पास एक्सरेज, ठीक है, एक्सरेज हो गई, यूवी रेज हो गई, ठीक है, इसके अलावा लाइट हो गई। ये सारी, अब जो लाइट है, लाइट को चलने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं सूरज जो होता है हमारा, सूरज से जो है वो जमीन तक जो है लाइट आती है ना, और स्पेस से ही होकर आती है। तो स्पेस में लाइट ट्रैवल कर रही है, इसका मतलब है लाइट को ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं है। तो दैट्स वाई वो क्या होगी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगी। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमारा जो है वो इस चैप्टर के अंदर ज्यादा इसका पोर्शन नहीं है, बस डेफिनेशन एग्जांपल तक ही है। अब हम पढ़ने लगे हैं टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स। अब ये आपका एक कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन में एक पैकेज बन सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर, ठीक है। तो बहुत ही इजी है। मैकेनिकल वेव्स हमने ऐसी वेव्स पढ़ी जो कि जिनको प्रोपोगेट करने के लिए किसकी जरूरत होती है? एक मीडियम की जरूरत होती है। अब मैकेनिकल वेव्स की दो टाइप्स होती हैं। पहले को बोलते हैं, हम लोग दोनों को लिख लेते हैं, पहली को बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव्स और दूसरी को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, ठीक है। लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स क्या होती हैं? बहुत ही आसान टॉपिक है, छोटी छोटी डेफिनेशंस है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पहली ट्रांसवर्स, दूसरी लॉन्गिट्यूडिनल। तो पहले लॉन्गिट्यूडिनल को पढ़ते हैं। इन लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम मूव बैक एंड फोर्थ, ठीक है। लॉन्गिट्यूडिनल वेव के अंदर क्या होता है? जो पार्टिकल्स होते हैं मीडियम के वो बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे मूव करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव्स, ठीक है। जिस तरफ वेव्स की डायरेक्शन है उस तरफ बॉडी आगे पीछे मूव करती है, ठीक है। ये जो हम देख रहे हैं इसको बोलते हैं स्लिंकी। क्या बोलते हैं इसको हम? स्लिंकी। वो बच्चों का एक खिलौना भी होता है ना, वो पैकेट में आता है स्लिंकी, ठीक है। सो अब क्या होता है कि जब हम स्लिंकी को मूव करते हैं तो ये बॉडी आगे पीछे मूव करते करते जो है वो क्या करती है? आगे मूव, ठीक है। आगे पीछे मूव करती करती आगे की तरफ जा रही है, ठीक है। वेव की डायरेक्शन आगे की तरफ है तो ये बॉडी आगे पीछे मूव करते हुए आगे की तरफ जाती है, तो ये कहलाती है लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, ठीक है। अब लॉन्गिट्यूडिनल वेव के ना दो पार्ट्स होते हैं। एक को बोलते हैं कंप्रेशन, वो रीजन, द रीजन वेयर लूप्स ऑफ स्प्रिंग आर क्लोज टुगेदर,
ठीक है। अगर हम इस वाले पार्ट की तरफ देखें, इस वाले पार्ट की तरफ, तो यहाँ पर जो लूप्स हैं वो एक दूसरे के काफी ज्यादा करीब है, तो इस एरिया को क्या बोलेंगे, कंप्रेशन बोलेंगे। अब दूसरा है रेयरफेक्शन। रेयरफेक्शन क्या होता है, अगर हम देखें इस वाले पार्ट को, तो इस वाले पार्ट में जो स्प्रिंग के पार्टिकल्स हैं या जो स्प्रिंग की लूप्स हैं वो क्या है, एक दूसरे से काफी ज्यादा दूर है, ठीक है। तो वो कहलाता है मेरे पास रिफ्रैक्शन। तो कंप्रेशन क्या था मेरे पास, जहां पे पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब हों, और रेयरफेक्शन क्या होता है, जहां पे पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर हों, ठीक है। ये है हमारे पास दो छोटी और डेफिनेशंस कंप्रेशन की और रेयरफेक्शन की। नेक्स्ट अब मूव करते हैं सेकंड टाइप के ऊपर, दैट इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव्स। ये है हमारे पास सेकंड टाइप ऑफ मैकेनिकल वेव। इन केस ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स के केस में द वाइब्रेटरी मोशन ऑफ पार्टिकल्स of the medium is perpendicular to the direction of propagation of waves. Like मेरे पास waves इधर को मूव कर रही हैं, बट जो पार्टिकल्स हैं वो ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कौन सा एंगल बन रहा है, ये है हमारे पास परपेंडिकुलर, ठीक है। परपेंडिकुलर एंगल बन रहा है, लाइक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। सो अगर हम यहाँ पे इसकी डायरेक्शन देखें तो बॉडी यहाँ से आ रही है, ऊपर नीचे मूव कर रही है, ठीक है, परपेंडिकुलर मूव कर रही है डायरेक्शन के, तो ऐसी वेव्स को बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव्स। एग्जांपल ये हमारे पास स्लिंकी ही की एग्जांपल है। जब हम स्लिंकी के अंदर क्या होता है, अगर हम इसको एक साइड पर बांधकर ऊपर नीचे घुमाए तो बॉडी ऐसे ऐसे मूव करेगी, ठीक है। तो ये ट्रांसवर्स वेव्स बनती जाएंगी। तो आप नोट करो, जब हम अपनी आवाज को रिप्रेजेंट करते हैं तो भी हम इसी डायरेक्शन में आवाज को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये हम ट्रांसवर्स वेव्स की शक्ल में लिखते हैं। अब ट्रांसवर्स वेव्स की भी दो हमारे पास पॉइंट्स हैं। एक को बोलते हैं क्रस्ट, क्रस्ट बोलते हैं हाईएस्ट पॉइंट को। ये हाईएस्ट पॉइंट जो है, ठीक है, ये वाला हाईएस्ट पॉइंट जो आपको नजर आ रहा है, ये कहलाता है क्रस्ट। द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द पार्टिकल्स फ्रॉम द मीन पोजीशन इज कॉल्ड क्रस्ट। और ट्रफ क्या होगा, ये जो लोएस्ट पॉइंट होगा, ये जो लोएस्ट पॉइंट है हमारे पास किसी भी पार्टिकल ऑफ मीडियम का, वो क्या कहलाता है, ट्रफ कहलाता है। तो क्रस्ट और ट्रफ की भी डेफिनेशन आपको पूछी जा सकती हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है, हाउ वेव्स एक्ट एज कैरियर ऑफ एनर्जी, ठीक है। अगर हम जिस तरह हम छोटे बच्चे होते थे, ठीक है, आप जब छोटे होते थे और आप अगर किसी स्विमिंग पूल में जाओ या आप किसी दरिया के किनारे जाते हो, आप वहां पे एक बोट बनाते हो पेपर की, उसको रखते हो और पानी में वाइब्रेशन पैदा करते हो, तो अब देखते हो बोट आगे की तरफ जाती है। इसका मतलब है जो वेव्स होती हैं वो कैरियर ऑफ एनर्जी होती है, एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा सकती हैं। तो कैसे लेकर जा सकती हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। आंसर पे आते हैं। एनर्जी कैन बी transferred from one place to another medium in the form of waves. एनर्जी को वेव्स की शक्ल में एक जगह से दूसरी जगह लेके जाया जा सकता है। अगर आपको अभी तक समझ नहीं आई है तो हम एग्जांपल देखते हैं। हमारी आवाज, अब हमारी आवाज जो है ये भी एनर्जी है, साउंड एनर्जी। जब ये ट्रेवल करती है तो वेव्स की शक्ल में ट्रेवल करती है, ठीक है। वेव्स लेकर जाती हैं हवा के अंदर, जो वेव्स मौजूद हैं, तो जो वेव्स हैं वो एनर्जी को ट्रेवल करवा रही है, कैरियर के तौर पर लेकर जा रही है। तो हम बोलेंगे कि जो वेव्स हैं आर कैरियर ऑफ एनर्जी। द अमाउंट ऑफ एनर्जी कैरिड बाय अ वेव डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस ऑफ द स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग फ्रॉम इट्स रेस्ट पोजीशन। कितनी ज्यादा उसके अंदर वाइब्रेशन पैदा करोगे स्प्रिंग को खींचने से, उतनी ज्यादा वो एनर्जी को लेकर जाएंगी। दैट इज द एनर्जी इन वेव्स डिपेंड ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। अगर आप पानी को बहुत ज्यादा उसमें हिलाओगे पानी को, तो क्या होगा, ज्यादा वेव्स पैदा होंगी, ज्यादा एम्पलीट्यूड की वेव्स पैदा होंगी, तो ज्यादा जो है एनर्जी को ट्रांसफर किया जा सकता है। एक और क्वेश्चन आ गया हमारे पास, ड्राइव अ रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। वेलोसिटी का सिंबल v होता है, फ्रीक्वेंसी का स्मॉल f होता है, और वेवलेंथ का सिंबल होता है हमारे पास लैम्डा, ठीक है। ये लैम्डा का सिंबल होता है, ठीक है। लैम्डा मींस LAMBDA, लैम्डा, ठीक है। अब इनके दरमियान रिलेशनशिप हमें बताना है, तो मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ। v होता है v इक्वल्स टू f लैम्डा। ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, बहुत इस्तेमाल होगा। अब इसको हम ड्राइव करते हैं। सो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, ये तो हम जानते हैं। तो v इक्वल्स किसके होता है, d डिवाइडेड बाय t के। इफ टाइम टेकन बाय द वेव इन मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज इक्वल टू इट्स टाइम पीरियड, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द वेव विल बी इक्वल टू वन वेवलेंथ। इसका मतलब कि जितना ये टाइम है, अगर एक वेव का जो वाइब्रेशन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं। और तो इसका मतलब है अगर जो टाइम पीरियड है वो सेम होगा जितनी बॉडी मूव कर रही है, इसका मतलब है कि उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया होगा, उसने एक वेवलेंथ कवर कर ली होगी, तो उसका मतलब है लैम्डा के इक्वल होगा। तो v किसके बराबर हो जाएगा, d की जगह हम क्या लिखेंगे, लैम्डा, और t की जगह क्या लिखेंगे, टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, क्या होता है, t होता है 1/f के, वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। अब यहाँ पे t की जगह इसका फॉर्मूला लगा दो, तो क्या बनेगा, लैम्डा ओवर 1/f। अब f ऊपर जाके क्या होगा, लैम्डा से मल्टीप्लाई होगा, तो v किसके बराबर आ जाएगा, f लैम्डा के, ठीक है। तो ये हमारे पास वो रिलेशन है।
वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और लैम्डा के दरमियान या वेवलेंथ के दरमियान। नाउ जी हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक रह गया जो कि हल्का फुल्का लॉन्ग क्वेश्चन भी है, ठीक है, जिसका नाम है रिपल टैंक। अब रिपल टैंक क्या होता है? अब हर जगह तो हम वेव्स को स्टडी करने के लिए जो है वो नहीं लेकर जाएंगे हाथ, पानी, पेंसिल वगैरह, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक डिवाइस होती है हमारे पास जिसको बोलते हैं रिपल टैंक, ठीक है। रिपल टैंक एक ऐसी डिवाइस होती है जिसके अंदर एक वाइब्रेटर या एक मोटर लगी होती है जो कि पानी में वाइब्रेशंस को पैदा करती है। ऊपर एक बल्ब लगा होता है जिससे हमें वेव सही तरह नजर आ सकती है और हम इसके अंदर वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी चेंज करने से वेव्स को स्टडी कर रहे होते हैं। तो इसको बोलते हैं रिपल टैंक। रिपल टैंक की डेफिनेशन क्या है? रिपल टैंक इज अ डिवाइस, एक ऐसी डिवाइस है टू प्रोड्यूस वाटर वेव्स, जो कि क्या पैदा करती हैं? वाटर वेव्स पैदा करती हैं। टू स्टडी देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करने के लिए। अपरेटस, अपरेटस का मतलब होता है हमारे पास डिवाइस, कौन सी डिवाइस होती है, वो किससे मिलकर बनी होती है, इसको अपरेटस बोलते हैं फिजिक्स में। This apparatus consists of a rectangular tray having glass bottom that is placed nearly half meter above the surface of the table. ठीक है, टेबल की सरफेस से एक ट्रे रखी होती है ग्लास की बनी हुई। Waves can be produced on the surface of water present in the tray by the means of a vibrator या पैडल, ठीक है। हम उसके ऊपर एक वाइब्रेटर लगा होता है जिससे क्या होती है, वेव्स पैदा होती हैं, उसको पैडल भी बोलते हैं। वर्किंग देखते हैं इसकी। द वाइब्रेटर इज एन ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिकल मोटर फिक्स्ड ऑन अ वुडन प्लेट ओवर द ट्रे सच दैट इट्स लोअर सरफेस जस्ट टचेस द सरफेस ऑफ वाटर। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये एक हमारे पास जो है वो मोटर है, ठीक है। वो मोटर जो है वो वाइब्रेटर का काम कर रही है और वुडन ट्रे के ऊपर रखी हुई है ताकि जब ये मूव करे तो पानी में क्या पैदा हो, वेव्स पैदा हो। On setting the vibrator on, this wooden plate start vibrating to generate water waves consisting of straight wave fronts, ठीक है। अगर ये आप डायरेक्शन देखो, ये हमारे पास वो वुडन की प्लेट है ये वाली, तो जब वो वाइब्रेटर मूव करेगा तो उससे ये वुडन प्लेट मूव करेगी जिसकी वजह से जो है वो स्ट्रेट वेव्स पैदा होंगी। वेव फ्रंट को बोलते हैं स्ट्रेट वेव फ्रंट। The crest and trough of the waves appears bright and dark circles respectively on the screen, ठीक है। जब नीचे से उसको स्क्रीन के जरिए देख रहे हैं तो ये डार्क और ये लाइट जगहों से हमें उसका क्रस्ट और ट्रफ पता चल जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं और कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं रिफ्लेक्शन ऑफ वेव की। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि जब वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो जिस तरफ से वो आती है इसको बोलते हैं इंसिडेंट, ठीक है। इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, ठीक है, या इंसिडेंट वेव भी कह सकते हैं। और वो जब किसी सरफेस से टकराती है, उस सरफेस से टकराने के बाद जिस एंगल से वो आती है उसी एंगल से वो क्या करती है, वो वापस चली जाती है और उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे या रिफ्लेक्टेड वेव। अगर हम यहाँ पर देखें तो वेव्स अगर इधर से आ रही हैं और वो यहाँ से इधर को मूव कर रही हैं तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो बराबर हो जाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, ठीक है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। When a wave move from one medium, एक मीडियम से मूव करती हैं और एंटर इनटू सेकंड मीडियम और दूसरे मीडियम में जाती हैं एट सम एंगल, किसी एंगल पे, इस डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल चेंजेस। अगर वो इस एंगल से आ रही हैं तो उनका जो डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। अब अगली डेफिनेशन है रिफ्रैक्शन ऑफ वेव। रिफ्रैक्शन का हमारे पास क्या मतलब होता है? When wave move in one medium, fall on the surface of another medium, they bounce back into the first medium such that the angle of incidence is equal to the angle of reflection, ठीक है जी। अच्छा, यहां पर ना एक छोटी सी मिस्टेक ये हुई है। ये जो पहले वाली डेफिनेशन थी ये वाली, ये है हमारे पास ये हमारे पास डेफिनेशन है रिफ्रैक्शन की, ठीक है। ये थोड़ी सी मेरे से स्लाइड में मिस्टेक हो गई है और ये डेफिनेशन है रिफ्लेक्शन की, ठीक है। तो मैंने रिफ्लेक्शन में सही बात आपको बताई कि जब एक बॉडी जो है, जो मैंने यहाँ पर आपको बात बताई कि जब बॉडी एक मीडियम से दूसरी मीडियम में आती है तो वो उसी मीडियम में वापस चली जाती है, बट और उसका एंगल क्या होता है, सेम होता है। और रिफ्रैक्शन क्या होता है, जब बॉडी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसका एंगल क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो ये रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन थी और ये जो है वो किसकी डेफिनेशन है, ये हमारे पास रिफ्लेक्शन की है। तो इसको आपने करेक्ट कर लेना। रिफ्लेक्शन में क्या होता है, बॉडी जिस एंगल से आती है उसी एंगल से वापस चली जाती है, जिसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और जो रिफ्रैक्शन क्या होता है कि जब बॉडी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आती है तो उसका एंगल जो है वो चेंज हो जाता है। मैं स्लाइड जब आपको देने लगूंगा तो मैं इसको ठीक कर दूंगा यहाँ पे। अगला है डाइफ्रैक्शन। डाइफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? डाइफ्रैक्शन का मतलब होता है अगर वेव्स यहाँ से आ रही हैं और हम उसके रास्ते में कोई मटेरियल रख देंगे तो वेव्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। वेव्स जो है वो उनको अलग तरीके से मूव करना स्टार्ट कर देंगी। सो द बेंडिंग और स्प्रेडिंग ऑफ वेव्स अराउंड द शार्प एजेस और कॉर्नर्स ऑफ ऑब्स्टेकल्स और स्लिट्स इज कॉल्ड डाइफ्रैक्शन। क्या होता है हमारे पास डाइफ्रैक्शन? डाइफ्रैक्शन मतलब कि जब हमने कोई ऑब्स्टेकल रख दिया
वेव्स की डायरेक्शन के अंदर, तो जो वेव्स हैं वो उसके कॉर्नर से क्या होंगी, बेंड हो जाएंगी, और इसको बोलते हैं डाइफ्रैक्शन। हमें यहाँ पे जो है वो डायग्राम में अच्छी तरह समझ आ रहा है कि ये हमारे पास ऑब्स्टेकल है, वेव्स यहाँ से आ रही हैं, अब उनकी डायरेक्शन क्या होती जा रही है, चेंज होती जा रही है, या हम सिंपल लैंग्वेज में ये कह सकते हैं कि उनकी जो हमारे पास जो वेव्स हैं वो क्या होती जा रही है, बेंड होती जा रही हैं। ठीक है, तो ये इसको कहते हैं डाइफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। ठीक है जी, लैपटॉप को हम चार्जिंग पे लगा दें। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है आफ्टर पासिंग थ्रू अ स्मॉल स्लिट। ठीक है, अगर जो है हमारे पास आफ्टर पासिंग थ्रू स्मॉल स्लिट, मतलब ये जो डिस्टेंस है बिटवीन द टू ऑब्स्टेकल्स, ये दो ऑब्स्टेकल्स हैं, ये पहला ऑब्स्टेकल है और ये दूसरा ऑब्स्टेकल है, इनके दरमियान जो ये स्लिट है, ये जो फासला है, वेव्स विल स्प्रेड इन एवरी डायरेक्शन एंड चेंजेस इनटू अ स्मॉल सेमी सर्कुलर पैटर्न। तो यहां से जब वेव्स निकलेंगी बाहर तो एक सेमी सर्कल बनाती हुई जाएंगी। अब अगर हम जो दो ऑब्स्टेकल्स के दरमियान फासला ज्यादा कर दें, यानी कि स्लिट का जो है ये फासला ज्यादा कर दें, तो क्या होगा, द डिफ्रेक्शन ऑफ वेव्स व्हाइल पासिंग थ्रू अ स्लिट विद साइज लार्जर देन द वेव्स ऑफ वेवलेंथ ऑफ वेव, ओनली अ स्मॉल डिफ्रेक्शन अकर। तो बहुत कम यहाँ पे क्या होगा, डिफ्रेक्शन या बेंडिंग अकर होगी ऑफ थ्रू द कॉर्नर्स ऑफ ऑब्स्टेकल्स। ठीक है, यानी कि कम यहाँ पे वाइब्रेशन, या हम कह सकते हैं कम वेव्स बेंड होंगी। ठीक है, अब यहां से क्वेश्चन आता है, डज इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव आल्सो इंक्रीजेस वेवलेंथ। मींस कि अगर हम मोटर को तेजी से मूव करवाते हैं, वेव ज्यादा तेजी से मूव करते हैं, तो क्या उनकी वेवलेंथ, उनका डिस्टेंस भी ज्यादा होगा कि नहीं। अच्छा, वेवलेंथ समझ लो क्या होती है। अगर ये एक वेव है तो एक वेव, या इसको हम सही तरह बनाते हैं, अगर ये एक वेव है तो एक क्रस्ट से लेकर दूसरे क्रस्ट तक का जो डिस्टेंस है वो लैम्डा या वेवलेंथ कहलाता है। इसी तरह एक तरफ से दूसरे तरफ का जो डिस्टेंस होता है वो कहलाता है वेवलेंथ। ठीक है, तो ये आपने याद करना है। सो डज द इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव आल्सो इंक्रीज इट्स वेवलेंथ। क्या फ्रीक्वेंसी ज्यादा करने से उसकी वेवलेंथ में भी कोई फर्क आता है? तो ये हम देखते हैं। सवाल का आंसर हमारे पास एस, हम हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास फॉर्मूला होता है यहाँ पे, फॉर्मूला को देखते हैं। फॉर्मूला हमारे पास v इक्वल्स टू एफ लेमडा। यहां से अगर हमें जो है वो फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, लैम्डा इधर आके v के नीचे क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो लैम्डा डिवाइडेड बाय क्या बन जाएगा, v, सॉरी v डिवाइडेड बाय क्या बन जाएगा, लैम्डा। और अगर हम यहाँ से रिलेशन निकालें तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर लैम्डा, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब लैम्डा अगर ज्यादा होगा और ये फ्रीक्वेंसी कम होगी तो लैम्डा ज्यादा होगा, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशनशिप, इफ द स्पीड ऑफ वेव रिमेन्स कांस्टेंट, अगर स्पीड सेम है, इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी विल रिजल्ट इन डिक्रीज इन वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कन्वर्सली, इफ द फ्रीक्वेंसी डिक्रीज द वेवलेंथ इंक्रीज, यानी कि दोनों में इनवर्स रिलेशन है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो वेवलेंथ कम, वेवलेंथ कम तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है जी, सो यहाँ पे हमारा जो है वो चैप्टर नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसमें जो है अब ये स्लाइड्स आपको कहां से मिलेगी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेंगी। अगर अभी तक आपने वीडियो को कंप्लीट वॉच किया है तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको ये तरीका कैसा लगा और आपको समझ आई है कि नहीं आई, और मेरा पढ़ाने के तरीके में क्या चीज हम जो है इसको इंप्रूव कर सकते हैं। और ये सारी चीजें हम जानते हैं कि सिर्फ आपके लिए होती हैं। ठीक है, आपके लिए ये वन शॉट बनाए हैं ताकि अब आपका देखो चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया, आपके कोई डाउट्स थे वो भी क्लियर हो गए हैं। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पेपर में आते हैं वो भी हमने यहाँ पर देखे हैं, और हमने पूरा चैप्टर कॉन्सेप्ट के साथ भी पढ़ा है। वन शॉट के अंदर कुछ ही टाइम हमें लगा होगा, टाइम मुझे भी एग्जैक्टली याद भी नहीं, घंटा सवा घंटा ही लगा होगा सिर्फ। सो मिलते हैं इसी तरह की अब चैप्टर नंबर 2 के अंदर, बट उसके अंदर थोड़ा सा हमें जो है वो और एफर्ट करनी है और चीजों को इंप्रूव करना है। ठीक है, इस चीज के लिए आपका सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। इस वीडियो को लाजमी से जो है वो लाइक करना, कमेंट सेक्शन के अंदर जो है एक अच्छा सा कमेंट करके जाइएगा जिसको पढ़ के जो है वो दिल खुश हो जाए और आगे एफर्ट करने के लिए जो है वो दिल करें। और मैराथन सीरीज के अंदर किस किस किस्म की वीडियोस आपको चाहिए ये भी कमेंट सेक्शन के अंदर आप बताइएगा। इंस्टाग्राम पर लाजमी से फॉलो करना है आपने, इंस्टाग्राम का हैंडल है फैजान तनवीर, लाजमी से वहां पे जाके फॉलो कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, सी या, अल्लाह हाफिज।